तो रिप्रेजेंट करें उस टारगेट पॉपुलेशन को जिसके रेफरेंस में हमने एक्चुअली अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया हुआ है. दैट इज द क्वेश्चन कि हम कैसे उन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करें जिसके जरिए हम टारगेट पॉपुलेशन पे बनाया हुआ रिसर्च क्वेश्चन आंसर कर सकें. दिस इज आवर इंटरेस्ट. ठीक है. एंड ऑब्वियसली वी विल बैलेंस इट अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक्स. This is what I have been discussing up till now. Your target population, for example, there is somebody who wants to do a descriptive study on low birth weight babies in a year 2007. Maybe that was a year जब बहुत ज़्यादा economic recession थी और वो उनमें low birth babies को investigate करना चाह रहा था. So उनकी target population were all the low birth weight babies which were born in United Kingdom in 2007. So he obviously can't take all of them on board. तो उसमें से अब वो स्टडी पॉपुलेशन निकालेगा अपना स्टडी फ्रेम आइडेंटिफाई करके. एक चीज होती है सैम्पलिंग फ्रेम कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, लेकिन फिर आप कहाँ से उसको अप्रोच करोगे, आपका फ्रेम कौन सा होगा. तो वो एक स्टडी पॉपुलेशन उस सैम्पलिंग फ्रेम से डिफाइन हो जाती है. he decided कि he will gather data on low birth weight babies born in 3 maternity units in Birmingham in 2007. ये उसका सैम्पलिंग फ्रेम था या उसकी स्टडी पॉपुलेशन थी और वहां से उसने लास्ट 300 babies which were born निकाल ली. So those who are trying to do a randomized control trial, ये पाकिस्तान में जब आप पेशेंट्स को प्रोबायोटिक्स दें या विटामिन्स दें तो उनके outcomes में कितनी improvement होती है. Your target population is actually the entire COPD population of Pakistan, right? अब आप इसमें अब आप सैम्पलिंग फ्रेम्स निकालेंगे. आप कहाँ सैम्पलिंग भी आप हर जगह नहीं कर सकते. तो आप you will choose perhaps major tertiary care hospitals of Lahore. That will be your access. So your study population जहाँ से फिर आपने actually sample निकालना है वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन होगी. एंड फॉर योर इन योर केस इट कैन बी द मेन टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स ऑफ लाहौर. और फिर वहां से भी आप हर सीओपीडी पेशेंट को तो सैंपल नहीं करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे अपनी स्टडी में. उधर से आप जो फिर सैंपल साइज आपका निकलेगा उतने पेशेंट्स आप उन टर्शरी केयर सेंटर से इंक्लूड करोगे और दैट विल बी योर सैंपल. द सैंपल इटसेल्फ आप सबके मेरे ख्याल से इसी रेंज में आ रहे हैं. आप सबके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं प्रोबेबली वो इसी तरह होंगे कि टारगेट पॉपुलेशन तमाम पाकिस्तान है, आपकी जो स्टडी पॉपुलेशन है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होंगे या आपके अपने क्लिनिक्स होंगे और वहां से जो फिर जब आप अपना सैंपल उठाओगे उनमें से दैट विल बी योर सैंपल. और उसको हमने अब इसमें हमारा मकसद है कि हमारा जो सैंपल हमने उठाया आपके 20-30 तो कभी नहीं होते, 80-90-100 भी हमने अपने सैंपल्स उठाए हैं, ये रिप्रेजेंट करें. इनमें से जो हमें आंसर निकले वो हम टारगेट पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें. पॉपुलेशन. सो लेट्स नाउ कंसिडर दिस इज द मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग समराइज्ड हियर. अच्छा, अब आपकी पॉपुलेशन अंडर स्टडी जो है इसमें अगर आप तमाम लोगों को इंक्लूड कर लो तो ये सेंसस हो जाएगा जैसे गवर्नमेंट्स करती हैं सेंसस. अगर आपने इसमें से कुछ लोग लेने हैं तो ये सैंपल हो जाएगा. हमने डिसाइड कर लिया कि हमने सैंपल करना है, जो कि सैंपल ही करना होता है हमें जो हम हमारे लेवल पे रिसर्च होती है. सैम्पलिंग दो किस्म की मेन होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है कि आपके अगेन जैसे इसमें हमारी थिंकिंग क्या है, इसमें हमारी थिंकिंग ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हम वो कॉन्फिडेंटली कह सकें कि ये आंसर प्रोवाइड करते हैं पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को. तो अगर तो हमारी जो सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी है वो ऐसी है जिसमें
टारगेट पॉपुलेशन के हर बंदे को इंक्लूड होने का इक्वल चांस है. There is equal probability of everyone in the target population to be included in our study. Then this probability sampling. अगर हमने एक लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल छोटे स्केल पे हम कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें जेंडर वाइज हीमोग्लोबिन लेवल्स का कितना डिफरेंस है. सपोज अगर ये हमने क्वेश्चन करना है. अब इस केस में हमारे पास लिस्ट्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तमाम बच्चे डॉक्यूमेंटेड हैं और हमारी एक्सेस में. सबको सैंपल हम नहीं करेंगे, लेकिन अब अगर हम इन बच्चों में के नाम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डाल के इसमें से रैंडमली सैंपलिंग करते हैं, there is a ballot method से, so there is equal chance of any student getting included in the study, right? तो दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, जिसमें कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे वो टारगेट पॉपुलेशन के हर पार्टिसिपेंट को इक्वली चांस हो टू बी इंक्लूडेड इन द स्टडी. ये रैंडम सैम्पलिंग्स हैं, इसमें आती हैं. और रैंडम सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आपने सिंपली, अब उसी सवाल को हम लेते हैं, हमने एक सैंपल साइज निकाला और उन बच्चों को सारा एक बैलेट बॉक्स में डाला और उसमें से रैंडमली 100 बच्चे निकाल लिए. दैट इज अगर हमारा 100 सैंपल साइज निकला. दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, either using ballot box or softwares which do randomization. Systematic random sampling कि हमने lists बनाई हैं and with the help of computer we decide to choose every 10th student or every 15th student or every 20th student. एक systematic तरीके से, but random, still random. After randomizing them and creating lists, we will decide to choose every nth number of student. इसमें भी equal chance है हर बच्चे का participant बनने का. This is also a type of probability sampling. Stratified sampling. Stratified sampling भी probability sampling है, लेकिन पहले हम उस एक target population को divide कर देंगे. Maybe gender के लिहाज से हमने पहले divide कर लिया, हमने 50 मेल्स लेने हैं, 50 फीमेल्स लेने हैं, और उसके विद इन भी हमने सपोज एज के लिहाज से डिवाइड कर लिया कि लेस देन 20, मोर देन 20. तो हमने स्ट्रेटा पहले से बना लिए और उन स्ट्रेटा में से फिर रैंडम सैम्पलिंग. अब भी हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल्स लेस देन 20 सारी की सारी उसमें से रैंडम सैम्पलिंग की है, तो उन सबका इक्वल चांस है ऑफ गेटिंग इंक्लूडेड इन द स्टडी. Males more less than 20 may be equal chance है. So even though we have created strata, within those strata, we do random sampling और सबका equal chance होगा to get selected for the study. So this was probability sampling. लेकिन आपने नोट किया होगा कि probability sampling हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारा तमाम target population को access हो. लेकिन हम जो अक्सर studies कर रहे होते हैं, they are about patients. And patients are not all registered anywhere. तो क्लिनिकल स्टडीज में अक्सर हमारी जो सैम्पलिंग होती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है. ये वो सैम्पलिंग है जिसमें हर सब्जेक्ट को जो उस टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट है, दे डोंट हैव एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. अगर हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो ऑल द डायग्नोज्ड केसेस ऑफ कोरोना एज डॉक्यूमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, और उसमें से हम कोई रिसर्च करें, विद क्वेश्चन हो सकता है कि क्या डिफिकल्टीज फेस की जिन लोगों को ऑफिशियली डायग्नोज कर लिया गया कोरोना से, उनको क्या सोशल डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी. ये प्रॉब्लम है ना आजकल. अब इस केस में जो डाटा, ज़ाहिर है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो डायग्नोज होकर रजिस्टर हुए हैं. दैट विल बी समथिंग विच इज एक्सेसिबल. उस केस में रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है. तो डिपेंड करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन. डिजीज पे भी रैंडम सैम्पलिंग हो सकती है, लेकिन जो हम पैथोजेनेसिस के रेफरेंस से कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के रेफरेंस से कर रहे हैं, उसमें यूजुअली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं हो सकती. अब हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि हम ज्यादातर करते हैं. अच्छा, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम मार्टिनाज एट आल, पेपर बाय मार्टिनाज एट आल, इसका रेफरेंस मैंने दिया हुआ. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे जो हमारी कॉमन होती है, जो आप सब लिखते हो, आप लिखते हो ना सैम्पलिंग टेक्निक में, नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग, राइट? और कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग. It's also called consecutive sampling. Accidental यानी वो इत्तेफाक से आ गया था हॉस्पिटल, आपने उसको रिक्रूट कर दिया.
वो ना आता तो आप ना करते। और ये आपकी कन्वीनियंस थी कि आपने अपना वो हॉस्पिटल जहाँ पे आप काम करते थे, जहाँ के पेशेंट्स आपको एक्सेसिबल हैं, आप उनको अगर सैंपल करो, तो या फाउंटेन हाउस अगर आपके एक्सेसिबल है, आप उसको सैंपल कर रहे हो, तो ये कन्वीनियंस सैंपल। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, अच्छा, पर्पस ऑफ सैम्पलिंग को समझने की कोशिश करो। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग में आप सब्जेक्टिव जजमेंट यूज करते हो, और ये यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्च में होती है। इसका जो बायस है वो एक्चुअली इसकी स्ट्रेंथ है। कैसे? मैं आपको मिसाल देती हूँ। आज एक मैंने पेपर आजकल जमा कराया हुआ है। वी डिड अ रिसर्च ऑन शेयर डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सा कि बेसिकली पुराना मॉडल होता था जिसके अंदर पैटर्नलिस्टिक मॉडल होता था कि जो डॉक्टर है वो बाप की जगह है और मसीहा है, और वो पेशेंट उसी के ऊपर छोड़ देता था कि आप ट्रीटमेंट चॉइसेस हमें बताएं, हम फॉलो करें। लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है। अब मॉडल पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन का मॉडल ये है कि द डॉक्टर इज सपोज टू प्रेजेंट द चॉइसेस, डिस्कस, एम्पावर द पेशेंट, एंड द पेशेंट डिसाइड्स देयर ट्रीटमेंट प्लान विद द डॉक्टर। एंड दिस इज कॉल्ड शेयर डिसीजन मेकिंग। तो हमने बेसिकली इंटरव्यूज किए थे कोई 12 लीडिंग रिसर्च डायबिटोलॉजिस्ट हमने चूज किए लाहौर से, और उसके हमने सैंपल उसमें हमने सैम्पलिंग। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने सब्जेक्टिव जजमेंट यूज की। वी वर 3 people. I was a medical research expert, and I had a diabetologist who had come to me with this research topic, and then we had a public health person, and we would discuss, okay, let's go to that person. That person has a good number of patients coming, and he is a very experienced person, and we are likely to get some views about the old school concepts because that's a very senior person. Then we decided, okay, now we have got these views. Let's go to this young, freshly graduated diabetologist who has a very successful practice, and we might get some different views from him. And then we said, okay, let's now go to a female. Maybe females are better at communication. Let's find a female diabetologist. तो इस तरह हमने subjective judgment use करके अपना sample size मुकम्मल किया for qualitative research. तो ये पर्पस ऑफ सैम्पलिंग होती है। अक्सर लोग समझते हैं पर्पस ऑफ सैम्पलिंग कहते हैं कि जब आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई किया तो वो पर्पस ऑफ सैम्पलिंग है। नहीं, वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग ही है। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज व्हेन यू यूज योर जजमेंट। इट्स जजमेंटल सैम्पलिंग एंड इट इज फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज लाइक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, एक्सेप्ट कि आप कोटास बनाने के बाद, स्ट्रेटा बनाने के बाद आपने रैंडम सैम्पलिंग नहीं की, उसमें भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीओपीडी पे रिसर्च कर रहे हो और आपने 100 का सैंपल साइज आपने निकाला है, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें कुछ स्मोकर्स हों, कुछ हुक्का स्मोकर्स हों, कुछ सिगरेट स्मोकर्स हों, कुछ नॉन स्मोकर्स हों, तो आप 25 के आपने 100 में से डिसाइड कर लिए कि ये मेरे कोटाज होंगे, और उनके विद इन आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर ली ताकि आपके ये सारे ग्रुप्स रिप्रेजेंट हो जाएं आपके फाइनल सैंपल। यही चीज अगर आप करते कि आप एक टारगेट पॉपुलेशन लेते, अगेन सीओपीडी की तो नहीं ली जा सकती क्योंकि दे आर स्प्रेड ओवर पाकिस्तान, लेकिन अगर फाउंटेन हाउस पे ही आप रिसर्च कर रहे हो कि फाउंटेन हाउस के जो लोग हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को फॉर एग्जांपल आप कर रहे होते, और उसमें आप करते कि डिजीज वाइज डिवाइड कर लिया सबको, जो मेन 3-4 डिजीजेस हैं, और उसके विद इन आप उन लोगों की रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, तो वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी, क्योंकि विद इन द ग्रुप, सब ग्रुप आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप इस तरह ग्रुप्स बनाते हो पॉपुलेशन लेवल पे और उसके विद इन भी आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग करते हो, तो दैट इज कोटा सैम्पलिंग। एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल देखा ना कैसे बनता है कि जब स्नोबॉल गिर रहा होता है वो और स्नो गैदर करता है और वो बड़ा होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग उस केस में होती है जब हमारी एक्सेस नहीं होती डायरेक्ट पेशेंट्स को, और वो पेशेंट इट्स लाइक एन इलूसिव काइंड ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। जैसे आप ड्रग अब्यूजर्स हैं, उनको अगर हम टारगेट करें, उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप मेजर करना चाहते हैं। these are hidden from public eye. You might find one, वो आपको नेक्स्ट सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो आपको नेक्स्ट सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सेक्स वर्कर्स, वो भी आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं है। ये और यू वांट मे बी ट्रांसजेंडर्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। इस किस्म के जो सेंसिटिव पॉपुलेशन सबसेट्स होते हैं सोसाइटी में, उनकी इंफॉर्मेशन आपको एक के बाद दूसरे से मिलती है।
वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो जैसे स्नोबॉल जाके गैदर करता है मजीद स्नो और बड़ा होता जाता है, तो आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग भी ऐसी होती है कि आपने एक दो लोगों को तो ढूंढ लिया, वो फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे वेयर टू गेट योर नेक्स्ट पेशेंट फ्रॉम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट sampling. Now I want you to take 30 seconds and tell me what kind of sampling do you think you would be doing in your research.